केजरीवाल की पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई। 300 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का हौसला आ गया। यूपी के सभी 80 सीटों पर दम दिखाने का दावा कर दिया। आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने केजरीवाल को पीएम बनाने का सपना भी देख लिया, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी की नीतियां अभी भी साफ नहीं है। तभी तो आम आदमी पार्टी के सबसे अहम नेताओं में से एक प्रशांत भूषण कश्मीर घाटी में सेना की तैनाती के मुद्दे पर जनमत संग्रह की बात करते हैं। जब प्रशांत और आम आदमी पार्टी पर सभी दलों की तरफ से चौतरफा हमले होते हैं, तो केजरीवाल और उनके साथी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं जो प्रशांत ने कहा वो उनकी निजी राय है, पार्टी की नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ कश्मीर पर प्रशांत के एक बयान का नहीं है। अब वक्त आ गया है कि केजरीवाल को देश के सामने ऐलान करना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता से लेकर नक्सलवाद और आर्थिक नीतियों से लेकर सामाजिक मुद्दों तक उनकी पार्टी का रुख क्या है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल की पार्टी में राष्ट्रीय मुद्दों पर कंफ्यूजन है? क्या राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर केजरीवाल की पार्टी की सोच साफ नहीं है? देश की 300 सीटों के लिए 300 उम्मीदवार तलाश रही केजरीवाल की पार्टी क्या भानुमति के ऐसे कुनबे की तरह है जिसमें हर नेता की हर मुद्दे पर अलग अलग राय है? क्या केजरीवाल की पार्टी बिना राष्ट्रीय सोच के सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर दिल्ली का करिश्मा पूरे देश में दोहरा पाएगी? इन सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है विवाद, क्या है पूरा मामला। दिल्ली का तख्तोताज हासिल करने के बाद ये आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तस्वीर है। दिल्ली चुनाव में कामयाबी ने केजरीवाल की पार्टी के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि उसने लोकसभा चुनाव में पूरे देश में करीब 300 उम्मीदवार उतारने के साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जता दिया। उम्मीदवारों की फहरिस्त भी तैयार होने लगी और 10 जनवरी से सदस्यता अभियान चलाने का ऐलान भी किया गया। लेकिन केजरीवाल की हिलोरे मारती सियासी महत्वाकांक्षा के बीच ये सवाल भी उठे कि क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास राष्ट्रीय राजनीति में दखल देने की वैचारिक ताकत है भी या नहीं। क्या है आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय एजेंडा? राष्ट्रीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सोच क्या है? ये तमाम सवाल उस वक्त और तीखे होकर सामने आए जब आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक के सबसे बड़े चेहरे प्रशांत भूषण ने कश्मीर जैसे संजीदा मसले पर एक बेहद विवादास्पद बयान दिया। प्रशांत भूषण ने कश्मीर मसले पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहते हुए बयान दिया कि कश्मीर के लोग सेना की तैनाती चाहते हैं या नहीं, इस सवाल पर जनमत संग्रह होना चाहिए। प्रशांत भूषण का ये बयान तूफान पैदा करने वाला था। मानवाधिकार के मुद्दे पर आंदोलन चलाते रहे प्रशांत भूषण का ये बयान कश्मीर मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रहा था। सियासी जमात की तीखी प्रतिक्रिया लाजिमी थी। इस तरह के बयान जो कथाकथित तौर पर अटपटे हैं और जिनका संदेश बहुत ही धुंधला जाता है, ऐसे बयान जिम्मेवार व्यक्तियों को नहीं देने चाहिए। बार बार इस बात को बोला जा रहा है, बार बार इस बात को कहा जा रहा है। तो ये तो जो नई पार्टी है उसका जो पहला नेशनल एजेंडा है वो अलगाव से शुरू हो रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश को कमजोर करने वाली कोई बात सही नहीं है। चौतरफा घिरी आम आदमी पार्टी फौरन बैकफुट पर आ गई और उसने भी वही सियासी चोला ओढ़ लिया जिसके लिए कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम पार्टियां बदनाम हैं। आम आदमी पार्टी ने भी प्रशांत भूषण के बयान को निजी बयान बताकर किनारा कर लिया। प्रशांत जी ने जो कुछ कहा है पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारा ये मानना है कि ये कोई बहस का विषय नहीं है। हमारा ये विश्वास है, हमारी ये सहमति है सबकी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कि कश्मीर में सेना कहाँ डिप्लॉय है, कहाँ ना हो, ये रेफरेंडम के तहत माना जाए, आम आदमी पार्टी से स्वीकार नहीं करती है। दरअसल आंदोलन के घोड़े पर सवार होकर आम आदमी पार्टी बहुत जल्द दिल्ली की सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गई। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने को बेकरार आम आदमी पार्टी भूल गई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ही उसकी असल जमा पूंजी है। कश्मीर पर पार्टी के अंदर का कंफ्यूजन तो जाहिर हुआ ही है। आम आदमी पार्टी के पास सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक नीतियों, सामाजिक मुद्दों समेत तमाम राष्ट्रीय नीतियों को साफ करने का भी गंभीर संकट है। यही वजह है कि विरोधी कहते हैं कि दिल्ली जीतना और बात है और देश जीतना और, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास राष्ट्रीय सोच ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने आज एक बयान उनकी तरफ से आया। उन्होंने एक चैनल को, टीवी चैनल को इंटरव्यू में जो बातें कही, कश्मीर में सेना को लेकर रायशुमारी की, जनमत संग्रह की, रेफरेंडम की, उसके बाद बवाल हुआ, तमाम पार्टियों से आलोचना हुई। हर्षवर्धन ने, बीजेपी के नेता ने उन्हें गद्दार तक, ट्रेटर तक कह दिया और उसके बाद
पार्टी पलटी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पल्ला झाड़ा। अरविंद केजरीवाल से लेकर कुमार विश्वास तक सबने कहा प्रशांत भूषण की निजी राय है, पार्टी की नहीं। लेकिन ऐसा बयान दिया क्यों गया? क्या पार्टी की राय राष्ट्रीय मुद्दों पर अब तक साफ नहीं है? क्या वक्त नहीं आ गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय, अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो देश के सामने रखना चाहिए अगर वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम सवाल करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप पार्टी के नेता, आपके अहम सदस्य हैं हमारे साथ गोपाल राय जी, स्टूडियो में हैं हमारे साथ राजनीतिक चिंतक, लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल, सुधांशु त्रिवेदी हमेशा की तरह कई बार हमारे मेहमान होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं बीजेपी से, और मीम अफजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल गोपाल राय जी, आपकी पार्टी की सरकार बन गई, 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी या ऐलान कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब वक्त नहीं आ गया है कि आप लोग बैठकर एक तय कर लें कि किस मुद्दे पर कौन बोलेगा और कौन मुंह बंद रखेगा? क्योंकि जितना बोलना जरूरी है उससे कुछ मुद्दों पर मुंह बंद रखना भी जरूरी है, वरना यह नौबत नहीं आती कि प्रशांत भूषण ऐसी बात कहते किसी टेलीविजन चैनल पर और आज केजरीवाल से लेकर बाकी 2 नेता तक बयान देते और दिन भर उस पर सफाई देते देते आपका दिन बीत जाता। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के विचारात्मक प्रक्रिया में थोड़ा फर्क है। आम आदमी पार्टी के अंदर निश्चित रूप से कई सारे बिंदुओं पर आज के देश और समाज की जरूरत के हिसाब से क्या विचारधारा हो, उसका समाधान क्या हो, इसको लेकर के एक विकासवादी चिंतन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नहीं, कश्मीर की बात करिए, विकासवादी चिंतन है। गोपाल राय जी, आपको आम आदमी पार्टी गोपाल राय जी, कई बार गोपाल राय जी मिलेगा। गोपाल राय जी, सैद्धांतिक बात हम बाद में करेंगे, विकासवादी प्रक्रिया हम बाद में बात करेंगे। प्रशांत भूषण ने यह बयान क्यों दिया? ये पहले भी उनकी तरफ से बयान आया, अरुंधति राय से लेकर कुछ लोग हैं देश में जिनकी ये राय है, लेकिन आप एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं, दिल्ली में सरकार है, आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं, कश्मीर को इस देश की आवाम अभिन्न अंग मानती है, आप कैसे ये बयान दे सकते हैं या कैसे इस तरह की राय जाहिर कर सकते हैं? पहली बात तो मैं आपके चैनल पर आपको भी साफ कर दूं और जिनको भ्रम है उनको भी साफ कर दूं कि प्रशांत भूषण ने ये कहा है कि भारत के अंदर कश्मीर भारत का अंग नहीं है। प्रशांत ने भी यही कहा है और हम सबकी यही राय है। एक बार भी प्रशांत ने ऐसा नहीं बोला है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। झूठी अफवाह न फैलाई जाए, पहली बात। ये उनके कहने से तो अभिन्न अंग नहीं रहना तय नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, वो कैसे कह सकते हैं कि सेना की तैनाती के लिए लोकल वहां जो लोग हैं कश्मीरियों से जनमत संग्रह होना चाहिए? भाई, सेना वहां हिफाजत के लिए है, क्योंकि कश्मीर में क्यों नहीं होना चाहिए राय? क्यों नहीं होना चाहिए राय? आप ये बताइए कि पहली बात, ये बहुत साफ बात यह है कि देश के हित के खिलाफ आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पे जनमत संग्रह नहीं चाहती। नहीं, तो आपने गोपाल राय जी, आपने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए रायशुमारी? गोपाल राय जी, इसका मतलब जो प्रशांत भूषण ने कहा उससे आप सहमत हैं, और कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल और दिलीप पांडे ने कहा वो गलत कहा, क्योंकि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि उनकी निजी राय है, पार्टी की राय नहीं है, और ये लोग नहीं चाहते कि जनमत संग्रह हो सेना के मुद्दे पर। पहली बात मैं वही कहना चाहता हूं कि प्रशांत जी की ये व्यक्तिगत राय है और वो आज से नहीं, बहुत पहले से राय है, बहुत पार्टी का स्टैंड क्लियर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसको जब खींच करके आप पूरे देश में ले जाते हैं, जनमत संग्रह की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, वो गलत है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जनमत संग्रह की जरूरत है। हाँ, लेकिन मुद्दे क्या हो, ये जरूरी है? केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं, सरकार बनाना चाहिए नहीं, आपने जनमत संग्रह किया। लेकिन कश्मीर में कल को आप जनमत संग्रह कराएं, कश्मीर को भारत के साथ रहना चाहिए, पाकिस्तान के साथ, या कश्मीर में सेना हटे, ये जनमत संग्रह का मुद्दा है क्या? मैं संक्षिप्त जवाब चाहता हूं। क्या आप प्रशांत भूषण से सहमत है या आप मानते हैं कि बहुत गलत बयान है, जैसे आपके पार्टी के बाकी 3 नेताओं ने कहा है? आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है उसको सुन लें आप जी, ध्यान से आप सुन ले, समझ में आ जाएगा। आम आदमी पार्टी का बहुत साफ स्टैंड है जिसको आम आदमी पार्टी की तरफ से रख दिया गया है। भारत की सुरक्षा को लेकर के और भारत के संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर के जनमत संग्रह का कोई प्रश्न नहीं है और कोई स्पेस नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता की जिंदगी से जुड़े हैं, उस पर लोगों की राय लेनी चाहिए। चलिए, लेकिन यहाँ वो मुद्दा नहीं, गोपाल राय जी, यहाँ मुद्दा कश्मीर का है और हम बाकी मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्योंकि वक्त आ गया है जब आपको अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो, अपनी नीतियां देश के सामने रखनी चाहिए। लेकिन बाकी लोगों को हम शामिल करते हैं इस बहस में। सबसे पहले मीम अफजल साहब, उसके बाद पुरुषोत्तम जी आपके पास आऊंगा। मीम अफजल साहब, ये पार्टी जिसको आप समर्थन दे रहे हैं, आपके समर्थन से दिल्ली में सरकार बना चुकी केजरीवाल की पार्टी,
आपकी पार्टी ने साफ तौर पर खारिज किया, मनीष तिवारी का भी हमने सुना और बाकी लोगों का भी साफ तौर पर खारिज किया। क्या आप मानते हैं कि इस तरह का बयान देना बहुत बचकाना, हालांकि आपकी पार्टी से ऐसे बयान बहुत आते हैं, बहुत सारे नेता हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बयान इस तरह का नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये और कहूंगा कि अभी गोपाल जी ने कहा, इससे पहले भी एक चैनल पर मैं था, वहां इनकी पार्टी के लोग ये बात कह रहे थे कि भाई इसको अब एक तरह से इसकी तरदीद कर दी गई है, यानी इसको डिनाई कर दिया गया है। पार्टी का ये व्यू नहीं है, इसलिए इस पर बहस ज्यादा जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ एक अभी नई पार्टी है और थोड़ा सा मैं गोपाल जी को ये जरूर कहूंगा और इनके थ्रू आप पार्टी को कहूंगा कि अब आप एक एनजीओ नहीं हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और आपका बिहेवियर बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी का होना चाहिए था। और जैसे आपने अपने प्रोग्राम को शुरू किया, बड़ा सही सवाल आपने और सटीक सवाल आपने किया है कि अगर आप नेशनल लेवल पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और एक बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं देश के अंदर, तो सारे मुद्दों पर आपकी पॉलिसी बहुत सोच समझ करके उस पर बात करने की जरूरत है। चाहे वो सोशल मुद्दे हो, चाहे वो कम्युनलिज्म को लेकर के हो, सेकुलरिज्म को लेकर के हो, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हो, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के हो, इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं उस पर आपको अंदरूनी तौर पर मंथन करना चाहिए। और जो आपका एक फंडा है, जिसको मैं कहूंगा फंडा ही कहना चाहिए या एजेंडा कहना चाहिए, कि आपको जरा सा इसका शौक है बहुत ज्यादा कि आप हर चीज पर चाहते हैं कि आवाम की राय ली जाए। जरूर, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब जब आप नेशनल लेवल पर पार्टी को लेकर गए, वहां आपने आवाम की राय लेने से परहेज किया। आप ही लोगों ने तय कर दिया कि हम नेशनल लेवल पर जाएंगे। दिल्ली में आप केजरीवाल जी का मकान लेने के लिए भी आवामी राय लेते हैं, लेकिन जब आप नेशनल लेवल पर इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपने आवाम से राय नहीं ली। ये मेरे ख्याल में बुनियादी एजेंडे के खिलाफ है। यही रॉ में बह करके मेरे ख्याल में प्रशांत भूषण जी ने कह दिया कि कश्मीर के अंदर सेना के ऊपर जो है, देखिए ये बात बहुत ही सेंसिटिव चीज है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत संगीन है। अफजल साहब, इस पर हम आपके पास वापस आएंगे। एक बार पुरुषोत्तम जी की संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद वापस सुधांशु जी आपके पास आता हूं। मुझे लगता है ये वक्त आ गया है जब इस तरह के बयान जो राष्ट्रीय मुद्दों पर, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ अजीत जी। एक तो ये कि ये जो रेफरेंडम की बात है, ये ऊपर से सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये काफी बेतुकी बात है। ये बात जब ये सरकार बनाने के लिए रेफरेंडम कर रही थी ये पार्टी, तब भी मैंने कही थी और हमारे कुछ मित्र इससे बड़े दुखी हुए थे। देखिए, ऐसा है कि हम डेमोक्रेसी में दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हैं और दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक देश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हैं। और रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब ये भी होता है कि आप फैसले लें और उनकी जिम्मेवारी खुद लें। ये नहीं कि साहब ये जनता की राय है। जनता की राय एक बड़ी अमूर्त चीज है और जिसको डिस्टॉर्ट भी आसानी से किया जा सकता है। कल को कोई पार्टी कश्मीर में रेफरेंडम करेंगे तो रेफरेंडम कहां से प्रभावित होगा, हमें पता है। मैं कश्मीर पर तो बाद में आऊंगा, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हमारी थ्योरेटिकल पोजीशन, कोई पार्टी रेफरेंडम करके ये घोषित कर सकती है कि साहब फलाने नेता को जनता भ्रष्ट नहीं मानती, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई पार्टी रेफरेंडम करके ये घोषित कर सकती है कि फला व्यक्ति अपराधी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि प्रक्रियाओं और संस्थाओं को आप कूड़ेदान में फेंक। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बात ये लोकदल ओम प्रकाश चौटाला को मुक्त करके आरजेडी रेफरेंडम कर लेके लालू जी ने चारा घोटाले में कुछ किया नहीं। जी, दूसरी बात ये कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि कुछ मुद्दों पर रेफरेंडम हो, तो पहली बात, रेफरेंडम आप नहीं करवाएंगे, रेफरेंडम कोई संस्था करवाएगी। वो चुनाव आयोग हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है। किन मुद्दों पर रेफरेंडम की जरूरत इतने बड़े देश में पड़ सकती है, 1 अरब 25 करोड़ लोगों के देश में, ये भी केवल आप नहीं तय करेंगे, ये पूरा पॉलिटिकल क्लास मिलकर तय करेगा। ये हुई जनरल बात। जहां तक कश्मीर का सवाल है और दूसरा जो आपका आज की चर्चा का विषय है, ये बात भी आम आदमी पार्टी को अब साफ तौर से समझ लेनी होगी कि बात केवल कश्मीर की नहीं है, बात परमाणु ऊर्जा की भी है, बात विकास के ढांचे की भी है, बात माओवादी चैलेंज की भी है, बात आपकी सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यक, जाति वगैरह वगैरह दुनिया भर के राजनीतिक मुद्दे हैं, दुनिया भर के आर्थिक मुद्दे हैं। आपको सब पर एक कोहेसिव राय लेनी पड़ेगी। और प्रशांत भूषण जो आपके अत्यंत प्रमुख नेता हैं, वो एक सुर में बोले और दूसरे लोग खारिज करें कि उनकी निजी राय नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता, ये नहीं चलेगा। और ये अफजल साहब ने बिल्कुल सही कहा
कि आप 300 सीटों पर लड़ेंगे, इसके लिए तो कोई रेफरेंडम आपने नहीं किया। बिल्कुल। आपकी कमेटी ने तय कर लिया। ये बहुत अहम बात पुरुषोत्तम जी ने भी कही। सुधांशु त्रिवेदी, आपके पास आऊंगा। प्रशांत भूषण ने एक राय जाहिर की, राय कश्मीर में सेना की तैनाती को लेकर रेफरेंडम किया जाना चाहिए, और उसके बाद राय की आलोचना हुई आपकी पार्टी ने, सभी पार्टियों ने, और उन्होंने बयान देकर एक तरह से आप पार्टी ने कहा कि उनकी जो बात थी उनकी निजी राय थी। मान लेना चाहिए इससे बात खत्म हो गई। देखिए, एक मुद्दा आधारित राजनीतिक आंदोलन होना और एक परिपक्व राजनीतिक पार्टी होना, दोनों में क्या अंतर है वो आम आदमी पार्टी की गति से दिखाई पड़ रहा है। मैं इससे पहले, कश्मीर से पहले एक उदाहरण देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद पूरी जनता ने टीवी पर देखा था, कहा था 2 दिन में मैं एक नंबर दूंगा जिसपे जितने प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें हो करिएगा। आज 10 दिन हो गए, नंबर तो मिला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 2 दिन में दे देना चाहिए था, या तो आपको अंदाजा नहीं था कि 2 दिन में आप दे पाएंगे या नहीं, तो या तो आप ये करिए कि एक उत्साह के अतिरेक में भीड़ के बीच में खड़े होकर दावा कर देना, और कुर्सी पर बैठकर निर्णय करने में अंतर है। इस परिपक्वता को समझिए, तब निर्णय लीजिए। अब आपने रेफरेंडम की बात कही, मैं आदरणीय गोपाल राय जी से पूछना चाहता हूं, वो देश में रेफरेंडम कराएंगे कि प्रशांत भूषण ने जो बोला है वो सही है कि गलत? नहीं कराएंगे। और अब इस जो बयान से एक और बात परिलक्षित होती है कि कांग्रेस और आपका जो गठबंधन है ना, ये मजबूरी का गठबंधन नहीं है, ये एक सहज स्वाभाविक गठबंधन भी है। कश्मीर में जनमत संग्रह की बात और भारत से अलग भी हो सकता, 2 साल पहले उन्होंने बोली थी और आज तक माफी नहीं मांगी है प्रशांत भूषण जी ने। आज उन्होंने ये कहा, और इतने बड़े मुद्दे पर उनकी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। जैसे कांग्रेस के नेता बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह जैसे, फिर कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ लेती है। बटाला हाउस इनकाउंटर का मुद्दा आएगा तो ये और कांग्रेस एक स्वर में बोल रहे होंगे। तौकीर रजा से कांग्रेस 2009 के लोकसभा में समर्थन लेती है, उत्तर प्रदेश में ये विधानसभा में लेते हैं। तो ये तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, यानी हमारे खिलाफ जो एकजुट हुए हैं, जैसा अभी पुरुषोत्तम जी ने कहा, जब आप इनसे सभी मसलों पर राय लेंगे तो 10 में से 9 मसलों पर ये कांग्रेस के साथ ही खड़े नजर आए। चलिए और आज बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने उलझाया था कश्मीर को, ये उसी नक्शे कदम पे बढ़। चलिए गोपाल राय जी जो बातें, तो इस विचार से परिपक्वता ही नहीं, राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा भी संदेह के घेरे में आ जाती है, ये मेरा आरोप है। गोपाल राय जी जवाब देंगे। आरोप है कि राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा भी संदेह के घेरे में आती है, आप परिपक्वता झलकती है। अरविंद केजरीवाल ने अगर रामलीला मैदान में कहा 2 दिन में नंबर देंगे, और 10 दिन हो चुके, नंबर क्यों नहीं अभी तक दिए? और इसी तरह से उन्होंने शपथ लेने से पहले, सरकार बनाने से पहले और एलजी से मुलाकात के पहले तक उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में जल लोकपाल लाएंगे, और जब सरकार बनाने की नौबत आई तब उनको कोर्स करेक्शन उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें पता चला कि ऐसे दिल्ली में कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की 2002 की कुछ नीतियां हैं, कुछ ऑर्डर है, बिजनेस ऑर्डर। सवाल उठता है, बिना समझे, बिना जाने आप इस तरह का ऐलान करते हैं, और बाद में लगता है कि आपकी अपरिपक्वता थी, जिसकी तरफ इशारा सुधांशु त्रिवेदी भी कर रहे हैं। गोपाल राय जी, निश्चित तौर पे हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन ये जो सीखे सिखाए लोग जो मुल्क में कर रहे हैं इतने लंबे समय से, वो हम नहीं सीखना चाहते इनसे। लंबे समय से ये देश, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ गई, इस पे एक बार सोचने की जरूरत नहीं महसूस करते हमारे भाजपा के मित्र और कांग्रेस के। आम आदमी पार्टी आई किस लिए? अगर ये सारे जानकार हैं और सारे परिपक्व प्रकांड जो विद्वान हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, तो आम आदमी पार्टी पैदा क्यों हो गई? हो रही है। इसलिए समय लगता है कि विनम्रता के साथ चीजों को समझने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी पहले कहते थे कि सड़क पे लड़ने की औकात है, चुनाव लड़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन गोपाल राय जी, चुनाव लड़ने गए, बोले चुनाव लड़ने हैं, जब जीत के आएंगे तो पता चल जाएगा। गोपाल राय जी, लेकिन तो ये सवाल नहीं उठता है कि अब आपको बैठकर, अब गोपाल राय जी, अब वक्त नहीं आ गया है कि आपको बैठकर अपनी नीतियां सामने रखनी चाहिए, तय करनी चाहिए। नीति क्या होगी और कौन नेता उस पर क्या बोलेगा, ये तय करना चाहिए। आप 300 सीटों के लिए 300 कैंडिडेट खोज रहे हैं। 300 कैंडिडेट अलग अलग जगह से आएंगे, भानुमति का कुनबा बनेगा, हर की राय, हर का बयान अलग होगा, और इसी तरह के बयान होंगे, और शाम को आप सब मिलकर रफू करेंगे दिल्ली में बैठकर। तो इसको खत्म करना चाहिए। इसके लिए आप अपना एजेंडा, नेशनल एजेंडा और सब कुछ देश के सामने रखिए। कहना चाहता हूं, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक विकसित हो रही एक पार्टी है, विचार के स्तर पे भी, संगठन के स्तर पे भी, व्यवहार के स्तर पे भी। तो जो हम हैं वो स्वीकार करते हैं।
लेकिन दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर भारतवासी एक ही स्वर में नहीं बोलता। हर भारतवासी भी अपने अपने परिस्थितियों और उसके अनुरूप सोचता है। इसका मतलब भारत भानु, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रशांत भूषण पूरे राष्ट्र की भावना के खिलाफ जाकर कहें कि कश्मीर में रेफरेंडम हो जाए और कल को अलग हो जाए तो भी होने दें। ये नहीं कह सकते प्रशांत भूषण। ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है इस तरह के बयान देना। इसको आप नहीं कह सकते कि आदमी कुछ भी सोचता है। विनम्रता से कहना चाहता हूं, प्रशांत भूषण ने ये नहीं कहा है। इसको कोई भी बात जो उन्होंने कहा है उस बात को हम उसी की बात कर रहे हैं। उसको लेकर के पार्टी के साथियों की क्या राय है वो भी साफ तौर पर। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद पुरुषोत्तम जी के पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी की अन्य नीतियों का है। हम आएंगे, अन्य नीतियों पर बात करेंगे आपके। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं गोपाल राय जी से ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी, उन्होंने जो कटाक्ष किया ना कि वो हमसे नहीं सीखना चाहते, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, सीखिए। हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था इस बात के लिए कि कश्मीर भारत का अंग होगा। आपके संस्थापक सदस्यों में से एक इस ढंग की भाषा बोल रहे हैं। और एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, और कश्मीर में हमारा कांग्रेस से पूरा कराया था, एक नहीं अनेक मुद्दों पे। एक मिनट, मुझे वाक्य पूरा कर लेने दे, मुझे एक वाक्य पूरा कर लेने दे महाराज, उसके बाद बोलिएगा। हमारा कांग्रेस से घनघोर मतभेद था कश्मीर के मुद्दे पे, मगर 1995 में जब जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे के ऊपर प्रस्ताव लाया तो हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए जिनेवा गए, उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करके, और जिनेवा में उसको परास्त करके आए। और उसके बाद हमने भारत में आकर फिर कांग्रेस से विरोध किया। सीखिए पहले हम लोगों से, उसके बाद आप हमें शिक्षा देने का प्रयास करिए। लेकिन सुधांशु जी, कुछ आप लोग को भी सीखना चाहिए, आपसे वो सीखें और आपको भी सीखना चाहिए। और कुछ देर के बाद हम पूछेंगे और आपको बताएंगे कि किन किन मुद्दों पर आपको आप पार्टी से सीखना चाहिए। लेकिन फिलहाल इसका जवाब दें हमारे आप पार्टी के नेता गोपाल राय। उससे पहले पुरुषोत्तम जी, आप कुछ इस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे। लेकिन मुद्दे सिर्फ कश्मीर के नहीं है, मुद्दे ये हैं कि इतने नेता हैं, और जैसा कि मैंने कहा कल को 300 नेता होंगे। मेरा यही कहना है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में सभी को एक दूसरे से सीखना चाहिए। गोपाल राय जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि इस बात पर सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जैसी साल भर पुरानी पार्टी न केवल दिल्ली में सरकार बनाकर बैठी है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में उसके प्रति एक उत्साह जनता के सभी वर्गों में देखा जा रहा है। लेकिन इस उत्साह से और इस सफलता से परिपक्वता की और स्पष्ट नीतियों की जरूरत खत्म नहीं हो जाती। और ये एक ही राग अगर आप बार बार गाते रहेंगे कि दूसरे सब भ्रष्ट हैं और हम ठीक हैं और इसीलिए हम सत्ता में आए हैं, तो मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूं, ये बात पहले भी इस कार्यक्रम पर हम लोग कर चुके हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसके दो पहलू होते हैं और होने चाहिए, एक गवर्नेंस और एक विचार। गवर्नेंस भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार गवर्नेंस का सवाल है, उसको आप एड्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी महीने 2 महीने में साफ हो जाएगा। लेकिन विचार का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है राजनीति में, और विचार के सवाल पर आप इधर उधर नहीं कर सकते। और वो विचार तमाम मुद्दों पर होना चाहिए, तमाम मुद्दों पर। सामाजिक मुद्दे से लेकर आर्थिक नीतियां। मैंने आपसे पहले ही कहा, क्योंकि सिर्फ करप्शन एक कोर इशू होकर आप राष्ट्रीय राजनीति में नहीं रह सकते। अजीत जी, मैंने पहले पिछली बात जब बात कर रहा था ना, तब भी कहा था केवल कश्मीर की बात नहीं है, परमाणु नीति। आपने कहा कि हम आरटीआई इन रिटेल, इसके एफडीआई इन रिटेल के खिलाफ हैं। ठीक है, एफडीआई का विरोध आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी आर्थिक नीति, आरक्षण का सवाल है, इस तरह के विभिन्न प्रांतों के बीच संबंधों का सवाल है, केंद्र राज्य संबंधों का सवाल है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, कम्युनल वायलेंस बिल से लेकर तमाम विधेयकों का सवाल है। कोई भी पार्टी, आप किसी से भी सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हमारी राय अभी विकसित हो रही है लेकिन हम 300 सीटों पर उम्मीदवार पहले। चलिए गोपाल राय जी, ये नहीं हो सकता। गोपाल राय जी, आपकी राय तब तक विकसित हो रही थी जब तक आप सड़क पर थे, क्रांति कर रहे थे और सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आप एक जगह दिल्ली में सरकार में है, 300 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल को प्रधानमंत्री बने ऐसा सपना योगेंद्र यादव का है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब सवाल उठता है, अब वक्त आ गया है कि इस तरह के अलग अलग लोग या भानुमति के कुनबे की तरह अलग अलग लोगों की जमात अलग अलग बयान देने की बजाय आपको अपनी नीतियां हर मुद्दे पर, जैसा जिसका जिक्र पुरुषोत्तम जी ने कहा, देश के सामने रखना चाहिए। और तब यह नहीं कह सकते कि अलग अलग लोग हैं इसलिए सबकी राय अलग अलग है। पार्टी की राय एक ही होती है गोपाल राय जी, अलग अलग राय रूम में होती है। देखिए, मैंने पहली बात यह है कि पार्टी की राय क्या है। एक बार आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको आसानी से आम आदमी पार्टी का दृष्टि पत्र, विजन डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है।
एक बार विनम्रता से अगर कभी फुर्सत मिले तो देख लीजिएगा नहीं, मैंने पढ़ा पार्टी की बहुत सारे मुद्दों पर क्या राय है। तो फिर प्रशांत भूषण ने अगर ये बात कही तो प्रशांत भूषण को आपको सो कॉज नोटिस देना चाहिए। फिर प्रशांत भूषण को आपको सो कॉज नोटिस देना चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उनको सो कॉज नोटिस देना चाहिए, बजाय इसके पल्ला झाड़ ले उनकी निजी राय है। अगर यही कार्य तो एक दिग्विजय सिंह यहाँ भी है, बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टी में, फिर बाकी पार्टी में आप में क्या फर्क है? अब आप हमसे ज्यादा आप ही को बोलना है तो क्यों बिठा लेते हो? नहीं, चलिए बोलिए। सुन लिए तो जवाब भी तो सुनिए ना। पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय है जिसको आम आदमी पार्टी रख चुकी है। कुछ मुद्दों पर राय को लेकर के काफी आत्मचिंतन की प्रक्रिया, आपस में संवाद की प्रक्रिया चल रही है। और इतना मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी के पहले दिन से ये सिद्धांतता हम आपस में हमने तय किया है, जो चीज तय हो रही है उस पर भी रीथिंकिंग की जरूरत आगे पड़ेगी और आम आदमी पार्टी उस पर को भी रीथिंकिंग के लिए तैयार रहेगी। चलिए, हम लोगों का ऐसा बुनियादी तौर पर सोचना है, अभी पुरुषोत्तम जी ने जो कहा कि निश्चित रूप से कि बहुत सारे मुद्दों को और अब पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ रही है, जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं उनको गंभीरता से चीजों को सोचना पड़ेगा, हर बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा और समग्र भारत के लिए एक वैकल्पिक नीति और पार्टी और उसके संचालन की प्रक्रिया विकसित करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, लेकिन उसका इंतजार है कि वो कब होगा। हम बढ़ रहे हैं। सवाल यही है गोपाल राय जी कि बहुत सारे नेता और अलग अलग तरह के नेता, एक मिनट सुन लीजिए, अलग अलग जमात से जब लोग आते हैं आपके यहाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर तमाम सीओ, कैप्टन गोपीनाथ से लेकर मीरा सन्याल तक, समीर नायल से लेकर बालकृष्णन तक और तमाम 300 नेता अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी के आएंगे, सबकी अलग अलग राय होगी और कल को ये अनगाइडेड मिसाइल अपने अपने लॉन्च पैड से छूटने लगेंगे तो आप रफू करते करते परेशान होंगे। मीम अफजल साहब, सवाल ये उठता है कि नीतियों का पेच जो आप पार्टी का है वो अपनी जगह है। अभी एक बात उन्होंने कही कि हम सीख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ सीख रही है कि नहीं? क्योंकि वो तो कांग्रेस से वहां भी कुछ लोग सीख रहे हैं कि बयानबाजियां होती है, बाद में पार्टी किनारा कर लेती है कि वो तो निजी राय है। कांग्रेस क्या सीख रही है? देखिए, मैं मानता हूं अजीत जी के चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, वो पैदा होने से लेकर के और आखिरी वक्त तक सीखने की प्रक्रिया में रहता है और सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। कांग्रेस भी सीख रही है, आप पार्टी भी सीख रही है, भारतीय जनता पार्टी भी सीख रही है। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिनेवा जाने की मिसाल दी, मैं उनको एक बहुत पुरानी बात याद दिलाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी फॉरेन अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे पार्लियामेंट के अंदर, और वो हमेशा मीटिंग्स के अंदर हज सब्सिडी की मुखालफत करते थे और ये कहते थे कि इसको खत्म कर देना चाहिए। जब वो प्रधानमंत्री हुए उसके बाद उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, यहां तक कि उनके जमाने में हज सब्सिडी बढ़ा दी गई और किसी ने जब उनसे पूछा जी कि आप तो हज सब्सिडी की बड़ी मुखालफत करते थे, आपने आज इसको और बढ़ा दिया, तो उन्होंने कहा कि पावर की एथिक्स अलग होती हैं। यानी जब आदमी पावर में आ जाता है तो उसको जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि अपोजिशन में बैठकर आदमी क्या कह सकता है। सड़क पर कहने वाला बिल्कुल अलग होता है, जो इख्तिदार में बैठा होता है के बाद अलग होना या सत्ता को भोग रहा होता है, उसको बहुत सारी चीजें देख करके चलना पड़ता है। जैसा कि अभी एक मिसाल दी गई थी और उन्होंने कहा कि आप 2 दिन में नंबर दे देंगे। अब ये लापरवाही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज 10 दिन हो गए, वाकई दो वो टेलीफोन नंबर नहीं दिए गए। चलिए अफजल साहब, रोक रहा हूं, ये ब्रेक के बाद इनसे पूछूंगा। आप कह रहे हैं सत्ता का चरित्र अलग होता है। अफजल साहब, ब्रेक के बाद पूछूंगा, साथ में आपसे भी पूछूंगा। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों ने अगर आप पार्टी से नहीं सीखा तो ये सब लोग इतिहास बन जाएंगे। मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी का एहसास अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल।